हेलो बच्चों, वेलकम बैक। सो लास्ट लेक्चर के अंदर हम लोगों ने डेरिवेटिव को जाना था या फिर हम कहें डिफरेंशिएशन को जाना था और डिफरेंशिएबिलिटी को समझा था। और आज के लेक्चर में हम लोग इस चीज को रियल लाइफ में एक्सप्लोर करेंगे और देखेंगे कि यहां पर हम रियल लाइफ में इन चीजों को कहां कहां एनकाउंटर करते हैं। बेसिकली डेरिवेटिव के अंदर आप दो चीजों के बीच के रेट को निकालते हो कि एक के बढ़ने की गति दूसरे के कंपैरिजन में कितनी है। दो समय के दो पॉइंट्स के बीच में जब आप निकालते हो तो उसको एवरेज बोलते हैं और उसको डेल्टा से रिप्रेजेंट करते थे। लेकिन एक समय पर या एक पॉइंट पर अगर आपको वो चीज निकालनी है तो आप उसको डी से रिप्रेजेंट करते थे। ये है चेंज इन, मान लो ये कोई फंक्शन है, चेंज इन फंक्शन बिटवीन टू पॉइंट। ये है चेंज इन फंक्शन एट अ पॉइंट। तो इस चीज को हम लोगों ने समझा था कि यहां पर डी का क्या मतलब है। ये शून्य की दुनिया को आपको समझाता है और शून्य की दुनिया से आपको कनेक्ट करता है। हम ये जान चुके हैं कि 0/0 सॉल्वेबल है और 0 मल्टीप्लाई इंफिनिटी भी सॉल्वेबल है। लेकिन इस चीज को आपको रियल लाइफ में ऑब्जर्व करना पड़ेगा, तभी आप इनके जवाब दे पाओगे। अगर सिर्फ आपको 0/0 मिला है तो ये नॉट डिफाइंड है, 0 मल्टीप्लाई इंफिनिटी मिला है तो ये नॉट डिफाइंड है। लेकिन एक पर्टिकुलर परिस्थिति में इसका जवाब आता है। तो अब आप लोगों का स्वागत है इस लेक्चर के अंदर, जहां पर हम इसको थोड़ा सा और रियलिटी में देखने वाले हैं और इस चीज को अपने फिजिक्स के साथ कनेक्ट करने वाले हैं। क्योंकि यहां पर हम कैलकुलस के कोर कॉन्सेप्ट को समझ रहे हैं अपने फिजिक्स को आसान करने के लिए, ताकि फिजिक्स की दुनिया में जब हम नेचर से बात करने जाएं तो हम उससे सही कम्युनिकेट कर पाए, ताकि उन लॉज को हम अच्छे से समझ पाएं और रियल लाइफ में उस फिजिक्स का यूज कर पाएं। ठीक है। सो अब देखो, यहां पर आप सिंपल शुरुआत आपकी मोशन से होगी और मोशन के लिए आपको फ्रेम ऑफ रेफरेंस चाहिए। और उस फ्रेम ऑफ रेफरेंस के अंदर आप किन चीजों को देखोगे? पोजीशन को देखोगे, वेलोसिटी को देखोगे, एक्सीलरेशन को देखोगे। तो यहां पर शुरुआत वेलोसिटी और एक्सीलरेशन से ही करते हैं। तो वेलोसिटी बेसिकली होता क्या है आपका? ये एक वेक्टर क्वांटिटी है जिसमें आप चेंज इन पोजीशन बताते हो। ये पी का मतलब यहां पर पोजीशन है, ठीक है, डिवाइडेड बाय चेंज इन टाइम। अगर मैं यहां पर डेल्टा लगाता हूं तो ये दो पॉइंट के बीच का पोजीशन चेंज है। यानी कि मेरे फ्रेम ऑफ रेफरेंस में मैं ए पॉइंट से बी पॉइंट तक गया, ये है ए पॉइंट, ये बी पॉइंट। इन दोनों के बीच में जो मेरा पोजीशन चेंज हुआ है, यहां पर मुझे इसके बारे में पता चल रहा है। लेकिन अब ये वेलोसिटी तो है, लेकिन साथ ही यहां से यहां जाने के लिए आप इसको एवरेज वेलोसिटी बोलोगे, ठीक है। या फिर अगर कांस्टेंट वेलोसिटी से गए हो तो सिर्फ वेलोसिटी बोल सकते हो। लेकिन अब बात आती है कि व्हाट इफ आपने अपनी वेलोसिटी को चेंज किया हो या फिर ना भी किया हो, फर्क नहीं पड़ता है। बात यह आती है कि आपसे अगर पूछी जाए कि आपकी इंस्टेंट वेलोसिटी क्या है, और उसके तो एग्जांपल्स हम पिछले 3 लेक्चर से यूज करते आ रहे हैं। मान लो ए से बी तक जाते दौरान एक पॉइंट लेता हूं मैं बीच में, कोई सा भी, चाहे वो इनिशियल पॉइंट ही क्यों ना हो, ए ही क्यों ना हो, लेकिन इन दोनों चीजों में किसी भी पॉइंट पे मैं चला जाऊं और मुझे यहां पर इंस्टेंट वेलोसिटी निकालनी है, तो यहां पर मैं इस्तेमाल करूंगा किस चीज का? मैं यहां पर रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम निकालूंगा। और ये क्या है? आपका डेरिवेटिव है। ये क्या है? आपका डेरिवेटिव है, जिसको आप कैसे ढूंढोगे? आप सिंपल यहां पर पोजीशन टाइम ग्राफ को प्लॉट करोगे और उस ग्राफ को ऑब्जर्व करके इस 0/0 की वैल्यू निकालोगे। क्योंकि डीपी की वैल्यू क्या होगी? एक पॉइंट पर जो चेंज होता है दैट इज 0, और एक ही पॉइंट पर टाइम फ्रीज है तो उसमें चेंज क्या होगा? 0। ये वैल्यू आप सीधा बस ये देख के नहीं बता सकते हो, आपको वास्तविकता को ऑब्जर्व करना होगा और उसके बेसिस पर आप बताओगे कि यहां पर आपकी इंस्टेंट वेलोसिटी क्या होगी। सिमिलरली एक्सीलरेशन क्या होता है? आपका चेंज इन वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम। यस, चेंज इन वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि आपका इंस्टेंट एक्सीलरेशन क्या है, तो उसके लिए आप क्या करोगे? एवरेज एक्सीलरेशन क्या हो जाएगा आपके पास? डेल्टा वी अपॉन में डेल्टा टी। और अगर कांस्टेंट एक्सीलरेशन से गए हो तो सिर्फ एक्सीलरेशन बोल सकते हो, आपको एवरेज लगाने की जरूरत नहीं है, ठीक है। इस एवरेज को हम मोशन के अंदर बहुत अच्छे से समझेंगे भी, ठीक है। लेकिन अगर आपको इंस्टेंट एक्सीलरेशन निकालना है तो उसके लिए आप करोगे डीवी अपॉन में dt, जिसकी वैल्यू 0/0 होगी। ये बार बार इसलिए बोल रहा हूं ताकि आप इसकी सच्ची वास्तविकता के साथ हमेशा जुड़े रहो। तो इसकी वैल्यू होगी व्हाट इज योर चेंज इन वेलोसिटी एट अ पॉइंट? 0। व्हाट इज योर चेंज इन टाइम एट अ पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम? 0। तो इसकी वैल्यू भी आप कैसे निकालोगे? आप यहां पर वेलोसिटी टाइम ग्राफ प्लॉट करोगे और उस वास्तविकता को देखकर इसकी वैल्यू बताओगे। किस प्रोसेस से? लिमिट के प्रोसेस से। क्योंकि डेरिवेटिव नाम उसका बेशक बदल गया है, लेकिन निकाल आप लिमिट ही रहे हो वहां पर। क्योंकि डेरिवेटिव का फॉर्मूला क्या था? अगर आपने ध्यान दिया तो होगा ही, मतलब वापस से आपको दिखा देता हूं। डेल्टा एक्स अप्रोचेस टू 0, एफ ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स माइनस एफ ऑफ एक्स होल डिवाइडेड बाई डेल्टा एक्स। या फिर कोई भी अदर वेरिएबल होगा तो यहां पर एक्स की जगह थीटा, पाई, टी कुछ भी लिख सकते हो आप। यहां पर पाई गलती से बोल दिया, ठीक है। तो एक्स हो सकता है, पी हो सकता है, टी हो सकता है, के हो सकता है, जो भी वेरिएबल हो आप यहां पर पुट कर सकते हो, ठीक है। तो ये बन जाएगा आपका डेरिवेटिव। और इसमें आप निकाल क्या रहे हो? लिमिट के जरिए इसकी वैल्यू को बता रहे हो, क्योंकि ये 0/0 होगा एट अ पॉइंट।
यस। तो देखो वेलोसिटी एक्सीलरेशन में आपको डेरिवेटिव से पाला पड़ने वाला है। जब जब आपसे इंस्टेंट चीजें पूछी जाएंगी आपको डेरिवेटिव बताना पड़ेगा। बताना क्या पड़ेगा, डेरिवेटिव ही निकालना पड़ेगा, क्योंकि ये एक्चुअली में वही है और क्या है इसमें, और कुछ भी नहीं है। अब आप यहां पर देखो थर्मोडाइनमिक्स में आते हैं हम लोग, यहां पर मास ट्रांसफर की बात करते हैं, हीट ट्रांसफर की बात करते हैं। तो इस तरह से समझो कि एक बॉक्स है जिसके अंदर से मास रिलीज हो रहा है। सपोज करो कि यहां पर एक बॉक्स है जिसके अंदर पानी भरा हुआ है, ठीक है, और यहां पर एक छोटा सा छेद है, तो इसमें से पानी निकल रहा है। तो यहां पर टाइम के साथ इस बॉक्स के अंदर जो मास है, लिक्विड का जो मास है वो कम होता जा रहा है। तो चेंज इन मास विद रिस्पेक्ट टू चेंज इन टाइम, तो ये हो गया दो टाइम पीरियड के बीच में आपने चेंज को निकाला, तो ये एवरेज हो गया। देन व्हाट विल बी योर इंस्टेंट रेट ऑफ चेंज ऑफ मास विद रिस्पेक्ट टू टाइम। तो आप क्या निकाल रहे हो यहां पर, डेरिवेटिव। आप मास वर्सेस टाइम का ग्राफ प्लॉट करोगे और उसको देखकर इस 0/0 की वैल्यू को फाइंड करोगे, और यहां पर भी आपको डेरिवेटिव मिला। अब मास के साथ अगर एनर्जी जा रही है तो ये थर्मोडायनेमिक्स में हो जाएगा, क्योंकि हर मास के अंदर अपनी एक इंटरनल एनर्जी होगी। तो यहां पर आप निकालोगे चेंज इन एनर्जी विद रिस्पेक्ट टू टाइम, ये भी वैल्यू 0/0 होगी। आप एनर्जी टाइम ग्राफ प्लॉट करोगे और उसको देखकर इसका जवाब दोगे। एज सिंपल एज दैट, ठीक है। चार्ज ट्रांसफर, रेट ऑफ चेंज ऑफ चार्ज विद रिस्पेक्ट टू टाइम को ही आप करंट बोलते हो, ठीक है। तो भाई एवरेज चार्ज कितना गया, डेल्टा क्यू, क्यू मतलब यहां पर चार्ज है, डिवाइड बाई डेल्टा टी। बट इंस्टेंट चार्ज क्या होगा, डी क्यू अपॉन में डी टी, जिसकी वैल्यू 0/0 होगी। और आप चार्ज और टाइम का एक ग्राफ प्लॉट करोगे या डेटा लोगे, उस डेटा को देखकर, वास्तविकता को देखकर इसकी वैल्यू बताओगे, क्योंकि ये बनेगा आपका करंट। एज सिंपल एज दैट। तो देखा आपने, डेरिवेटिव आपको हर जगह पढ़ना होगा, अब हर जगह इसकी एप्लीकेशंस आपको मिलेंगी। और जब आप रियलिटी में, अपने फिजिक्स में ही और रियलिटी में भी जब इनको एक्सप्लोर करोगे, तो इनका सही मीनिंग जब आपको पता होगा, तभी आप इन चीजों को सही से यूज कर पाओगे और नेचर के उन लॉज को अच्छे से कनेक्ट कर पाओगे और आगे चल के एक इंजीनियर बन पाओगे। अब इंजीनियरिंग की मैंने बात करी, क्योंकि देखो हमें यहां पर क्रिएटर बनने के लिए पढ़ाई करनी है, इनोवेटर बनने के लिए पढ़ाई करनी है। तो यहां पर हमें रियल लाइफ प्रॉब्लम्स को भी देखना चाहिए और उसके बेसिस पर हमें समझना चाहिए कि हम इन चीजों को पढ़ते हैं तो इनके पीछे कोई रीजन है, सिर्फ एक एग्जाम इसके पीछे का रीजन नहीं है, इसका रियल लाइफ से बहुत ज्यादा गहरा लेना देना है। और उसी के लिए मैंने यहां पर एक वर्ड लिखा है आप लोगों के लिए, कैलकुलेटर्स। अब कैलकुलेटर्स में आज के टाइम पे साइंटिफिक कैलकुलेटर आते हैं, आपके फोन में भी जो कैलकुलेटर्स होते हैं उसके अंदर आप साइन एक्स डालते हो, एक्स की कोई वैल्यू डालते हो, मान लो 13.3 डाल दिया, ठीक है, रेडियन में डाल दिया, डिग्री में डाल दिया, वो कैलकुलेट करके आपको आंसर दे देता है। अब बात यहां पर ये आती है कि यार ये कैलकुलेटर कैलकुलेट कैसे करता है। तो अब हमारे पास यहां पर हम ट्रिग्नोमेट्री के बारे में जो जानते हैं उस चीज को लिखते हैं कि भाई ट्रिग्नोमेट्री के अंदर हम क्या बनाते हैं, एक डाटाबेस बनाते हैं। लेकिन इस डाटाबेस की भी ना अपनी एक लिमिटेशन है। आप कितना बड़ा डाटाबेस बना सकते हो, सोच के देखो। अगर मैं आपसे कहूं कि आपको बताना है साइन 0.1 की वैल्यू, ये रेडियन में ले रहा हूं मैं, तो आपने एक डाटाबेस से देखकर आंसर दे दिया। व्हाट अबाउट साइन साइन 0.001, व्हाट अबाउट 0.00000000001, व्हाट अबाउट 0. बहुत सारे जीरो फिर 1। तो इतना बड़ा डाटाबेस में तो नहीं बना सकते हैं हम लोग। और इतने बड़े डाटाबेस को अगर हम स्टोर करने जाएंगे तो यहां पर हमें इनफाइनाइट अमाउंट ऑफ स्पेस चाहिए होगी। पूछो क्यों, इसलिए चाहिए होगी क्योंकि दो नंबरों के बीच में ही इनफाइनाइट नंबर्स हैं, तो सारे नंबर्स का डाटाबेस बनाना तो इम्पॉसिबल है। तो ये एक प्रॉब्लम आई इंजीनियरिंग की दुनिया में कि यार हम साइन एक्स के बारे में जानते हैं लेकिन इसको कैलकुलेटर के अंदर कैसे लेकर आए। तो वहां पर शुरुआत की गई एक बहुत ही बेहतरीन तरीके से, जिसको हम लोग बोलते हैं टेलर सीरीज और मैक्लूरियन सीरीज बोलते हैं। हमने क्या किया कि जो नॉन पॉलिनोमियल फंक्शंस है, अब पॉलिनोमियल फंक्शंस आप लोगों ने छोटी क्लासेस में पढ़ा ही है कि एक पॉलिनोमियल फंक्शन है जिसको आप सिंपली ऐसे लिखते हो, जो एक्स के फॉर्म में होता है और उसकी कुछ पावर्स होती है, जैसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, इस तरह के फंक्शंस, या फिर 3x प्लस 4, या फिर 9x क्यूब प्लस 4x प्लस 3, ठीक है, 9x की पावर 7 प्लस 4x की पावर 6 प्लस 3x की पावर 5 प्लस 4x की पावर 4 प्लस 2x की पावर 3 प्लस x स्क्वायर प्लस 1 प्लस x। इस तरह के जो फंक्शंस होते हैं, इस तरह के फंक्शंस को हम लोग बोलते हैं पॉलिनोमियल फंक्शन। और इनके अंदर एक खासियत होती है, वो खासियत क्या है, यहां पर अगर आप पॉलिनोमियल फंक्शंस को देखोगे, उस खासियत को देखो, यहां पर आप सिर्फ और सिर्फ मल्टीप्लाई एडिशन, मल्टीप्लाई, या फिर चलो माइनस ले लिया, सब्ट्रैक्शन या डिवीजन, बस यही करते हो। तो पॉलिनोमियल फंक्शंस के अंदर एक खास बात है कि बस यहां पर प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड, यही चार ऑपरेशंस की नीड होती है और ये बन जाते हैं आपके सिंपली पॉलिनोमियल फंक्शंस, ठीक है। अब जैसे कि फॉर एग्जांपल
जो नॉन पॉलिनोमियल फंक्शंस है, मान लो कि मैं यहां साइन एक्स लिखता हूं डिवाइडेड बाय, ठीक है, साइन एक्स लिखता हूं और प्लस यहां पर कॉस एक्स लिखता हूं, तो यहां पर मैं पहले इनकी वैल्यू निकालूंगा, फिर अर्थमेटिक ऑपरेशन करूंगा प्लस वाला। डायरेक्टली मैं साइन एक्स प्लस कॉस एक्स को ऐड करके कोई एक फाइनल रिजल्ट नहीं दे सकता कि मान लो साइन एक्स प्लस कॉस एक्स मेरा यहां पर साइन कॉस एक्स बन जाए, ऐसा कुछ हो जाए, तो ऐसा नहीं होता है। इस तरह का एडिशन सिर्फ और सिर्फ पॉलिनोमियल फंक्शन में होता है। तो प्रॉब्लम यहां यह है कि यार भाई पॉलिनोमियल फंक्शंस इजीली कैलकुलेटर के अंदर डाले जा सकते हैं, क्योंकि कैलकुलेटर के अंदर इतना बड़ा डाटाबेस स्टोर करना इम्पॉसिबल है। लेकिन कैलकुलेटर को एक काम करना आता है, उसको करना आता है प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड करना। उसके लिए हमने यहां पर स्पेशल सर्किट्स डेवलप किए हैं। पहले मशीन्स होती थी, बड़ी बड़ी मशीन्स होती थी, बाद में उन मशीनों को मिनिएचर वर्जन सर्किट्स के फॉर्म में रखा जो ये ऑपरेशंस को आसानी से कर लेती हैं। अब ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, लॉगरिथमिक फंक्शन, यूलर नंबर ई वाला जो फंक्शन है आपका, ठीक है, या इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, इनका डाटाबेस अगर बनाने बैठ गए तो दो नंबर्स के बीच में इनफाइनाइट नंबर्स होते हैं। तो ऐसे कैलकुलेटर्स कैसे बनाए जाएं जो इनके वैल्यूज भी आपको बता सके। तो ये देखो इंजीनियरिंग की एक वास्तविक प्रॉब्लम हमारे पास आई। आज के टाइम पे एक इंजीनियरिंग स्टूडेंट यार बड़े आराम से 700-800 रुपए का साइंटिफिक कैलकुलेटर खरीदता है और उसको क्या कहते हैं, उसमें से वैल्यू निकाल के अपने एग्जाम्स को सॉल्व करता है। लेकिन कभी ये नहीं सोचता कि यार इतनी छोटी सी चिप के अंदर इतना बड़ा डाटाबेस कैसे समा गया। और वही है, जिस इंसान ने राइट वे में नेचर से कम्युनिकेट कर लिया था, वही वो महान इंसान था जिसकी वजह से आज साइंटिफिक कैलकुलेटर इस दुनिया में एग्जिस्ट करते हैं। उसने नेचर से बात करी, कम्युनिकेट किया, उसको रिजल्ट दिया नेचर ने, और उस रिजल्ट की बदौलत है कि यह साइंटिफिक कैलकुलेटर्स हमारे पास हैं। खैर आज के टाइम के जो साइंटिफिक कैलकुलेटर्स हैं वो तो और भी बड़े लेवल की मैथमेटिक्स, बड़ा लेवल नहीं कहूंगा, और भी ज्यादा कम्युनिकेट करके कॉम्प्लेक्स नंबर्स का इस्तेमाल करके, ठीक है, उसको रोटेट करके हमारी दुनिया में लेकर आया जाता है। कॉर्डियक एल्गोरिदम बोलते हैं उसको, ठीक है, उतना मेरे को भी अभी डिटेल नहीं पता है, लेकिन यहां पर और भी ज्यादा एडवांस कर दिया गया है, क्योंकि अभी जो मैं मेथड बताऊंगा इसमें आप अप्रोक्सीमेट वैल्यूज निकाल पाते हो अप टू 6 डिजिट पॉइंट के बाद या अप टू 12 डिजिट पॉइंट के बाद। एग्जैक्ट वैल्यू तो उसमें नहीं निकाल पाते हो, हालांकि कॉर्डियक में भी एग्जैक्ट वैल्यू नहीं निकलता है, बट स्टिल वो इस वाले मेथड से और ज्यादा एक्यूरेट है। बट यहां पर बात उस चीज की नहीं है कि हमें एक्यूरेट वैल्यू निकालनी है। द थिंग इज वी हैव अ प्रॉब्लम, हम इतना बड़ा डाटाबेस स्टोर नहीं कर सकते हैं, और इतना बड़ा डाटाबेस को बनाने के लिए हमें इनफाइनाइट टाइम लग जाएगा, क्योंकि दो नंबरों के बीच में ही इनफाइनाइट नंबर है। तो बाकी नंबर्स के लिए तो भूल ही जाओ आप कि आप इतना बड़ा डाटाबेस बना पाओगे। और यहां पर एक नीड क्रिएट हो गई कि यार कैलकुलेटर्स जो हैं, कैलकुलेटर्स, ठीक है, कैलकुलेटर्स जो हैं वो प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड कर सकते हैं, लेकिन ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, लॉगरिथमिक फंक्शन, एक्सपोनेंशियल के जो फंक्शन है, ये नॉन पॉलिनोमियल फंक्शंस हैं, इनकी वैल्यू हम कैसे निकालें। तो उसके लिए लोगों ने बात करनी स्टार्ट करी, और स्पेशली दो मैथमेटिशियन है आपके, मैक्लूरियन एंड टेलर। इन्होंने एक सीरीज बनाई जिसके जरिए अब आपका कैलकुलेटर्स कैपेबल हो चुके हैं किसी के भी नॉन पॉलिनोमियल फंक्शंस की वैल्यू बताने के लिए, वो भी बिना डाटाबेस के, क्योंकि अब कैलकुलेटर इन ऑपरेशंस की मदद से उन चीजों को बता सकते हैं। और वो क्या है, आप लोगों ने देखा होगा, अगर आप 11th के स्टूडेंट हो और इस लेक्चर को देख रहे हो, ठीक है, तो आप इस चीज को जरूर अपनी किताबों में कहीं ना कहीं देखने वाले हो। स्टार्टिंग डेज में देख रहे हो तो देखने वाले हो, 11th के एंड में आ चुके हो तो ऑलरेडी देख चुके होगे, 12th के स्टूडेंट्स इसको देख चुके हैं, ड्रॉपर्स हो आप, ड्रॉपर बैच में हो और आप इस लेक्चर को देख रहे हो तो आप भी इसे देख चुके होगे। हम साइन एक्स को क्या लिखते हैं, एक्स माइनस एक्स क्यूब बाई 3 फैक्टोरियल प्लस एक्स 5 बाई 5 फैक्टोरियल माइनस एक्स 7 बाई 7 फैक्टोरियल एंड सो ऑन। यस, इस तरह लिखते हैं। और अब देखो यहां पर बात यहां पर यह आती है कि हम इसको भी याद कर लेते हैं, ठीक है, हम इसको भी याद कर लेते हैं और रियलिटी से जोड़ते नहीं हैं। लेकिन ये इतना आसान प्रोसीजर है ना, सिर्फ नेचर से बात करने की देर है और देखो काम हो जाएगा। अब इस सोच की शुरुआत कैसे हुई, और ये भी आपका डेरिवेटिव का एक वन ऑफ द मोस्ट प्रीशियस एग्जाम्पल समझ लो, जिसकी वजह से आज कैलकुलेटर्स इस लायक बन पाए, आपके कंप्यूटर्स इस लायक बन पाए कि वो बड़ी बड़ी कैलकुलेशंस को कर पा रहे हैं। अब हुआ क्या, इसकी कहानी कैसे शुरू होती है उसको समझते हैं कि भाई साइन एक्स डाटाबेस हम बना नहीं सकते, उसको हटा दो, ठीक है। अब ये है नॉन पॉलिनोमियल फंक्शन, तो हम चाहते हैं कि यार ये किसी एक पॉलिनोमियल फंक्शन जैसा ही बन जाए, या फिर हम ऐसे कहें कि शुरुआत कुछ इस तरह हुई थी, काश कोई एक ऐसा पॉलिनोमियल फंक्शन मिल जाता जो इसके इक्वल होता। तो उस काश के जरिए मैक्लूरियन, हम अभी मैक्लूरियन सीरीज बनाएंगे, ठीक है, तो मैक्लूरियन सर ने इस चीज से बात करी और बोला काश काश तुम्हारा कोई एक पॉलिनोमियल भाई होता जो वही वैल्यू देता जो तुम्हारे अंदर डालूं तो वो आंसर दे। तो हमने कहा कि यार ऐसा मान लेते हैं कि ये किसी एक पॉलिनोमियल फंक्शन जैसा है, लेकिन हमको ये पॉलिनोमियल फंक्शन पता नहीं है। P फॉर पॉलिनोमियल, X फॉर फंक्शन, ठीक है, ये पॉलिनोमियल फंक्शन है। तो हमने कहा चलो भाई हमें पता ही नहीं है तुम कौन हो, लेकिन अभी हम ये मानते हैं कि तुम और तुम सेम हो। इस काश के साथ शुरू किया था उन्होंने बात करना नेचर से। तो हमने कहा
अगर तो होगा तो वो सारे सेट ऑफ रूल्स को फॉलो करेगा, और वो रूल्स क्या हैं अभी बताता हूं मैं। अगर नहीं होगा तो उन सेट ऑफ रूल्स को फॉलो नहीं करेगा और हम ये चीज फाइंड नहीं कर पाएंगे। देखो, अगर होगा तो ये हमें मिल जाएगा, नहीं होगा तो हमें नहीं मिलेगा। ये हमारा पहला रूल है, ठीक है। दूसरा रूल ये है, सिर्फ दो ही रूल है यहां पर, कि अगर ये दोनों सेम टू सेम है तो इनके डेरिवेटिव्स भी सेम होंगे। यानी कि अगर मैं इनका रेट ऑफ चेंज निकालूंगा तो वो भी सेम आएगा। रेट ऑफ चेंज से जो फंक्शन बनेगा उसका भी मैं रेट ऑफ चेंज निकालूंगा तो वो भी सेम आएगा। उसके रेट ऑफ चेंज जो मैंने दूसरी बार किया है उसका भी रेट ऑफ चेंज निकालूंगा तो वो भी सेम आएगा। तो इसका मतलब जब दोनों चीजें सेम है तो उनके डेरिवेटिव, डेरिवेटिव का डेरिवेटिव, डेरिवेटिव का डेरिवेटिव, हर चीज क्या होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए। तो इस सोच के साथ हम आगे बढ़ते हैं और अब यहां पर डेरिवेटिव का डेरिवेटिव, डेरिवेटिव का डेरिवेटिव हम लोग ऑब्जर्व कर लेते हैं कि भाई डेरिवेटिव ऑफ साइन एक्स जब मैंने लास्ट लेक्चर में किया था तो वो क्या निकल कर आया था, कॉस एक्स निकल कर आया था, ठीक है। अब इस चीज को, ये y क्या था आपके पास, साइन एक्स था, ठीक है। y आपके पास साइन एक्स था जिसका अगर मैं ग्राफ बनाऊंगा तो कुछ ऐसे ऐसे बनता जाएगा, ठीक है। इस तरह से ग्राफ बनेगा, सिंपल। अब जब मेरे पास जो रिजल्ट आया है वो x के फॉर्म में, यानी कि x की वैल्यू डालूंगा तो उस पॉइंट का रेट मुझे पता चलेगा। लेकिन एक तरह से देखा जाए तो हर x के लिए cos x की भी वैल्यू है, तो यहां पर अनदर एक फंक्शन आ गया। आपके पास रिजल्ट में भी एक फंक्शन ही आया है, ठीक है। और वो क्या है, अगर मैं इस फंक्शन को प्लॉट करूंगा वापस से तो ये फंक्शन कुछ ऐसा ऐसा बनेगा, ठीक है। और फिर जब मैं cos x का, अगेन क्योंकि ये फंक्शन है, यहां पर आप दूसरा y ले लो, यहां पर आप y डैश ले लो और यहां पर x ले लो, तो अगर आप इसको देखो तो ये भी तो एक फंक्शन बन गया। अब इस फंक्शन का भी आप डेरिवेटिव निकाल सकते हो। व्हाट इज द रेट ऑफ चेंज ऑफ y डैश विद रिस्पेक्ट टू x एट दिस पॉइंट, एट दिस पॉइंट, एट दिस पॉइंट, एट दिस पॉइंट। तो यहां पर आप उसका भी रेट निकाल सकते हो। रेट निकालने का मतलब क्या है, इसकी ग्रोथ को कंपेयर करना है इसकी ग्रोथ के साथ एक पॉइंट के ऊपर, सिंपल यही मतलब है। तो आपने इसका रेट निकाला तो यहां पर आपके पास रिजल्ट में भी एक फंक्शन आया तो आप उसका भी रेट निकालोगे, उससे भी रिजल्ट में एक फंक्शन आएगा उसका भी रेट निकालोगे, उससे भी रिजल्ट का एक फंक्शन आएगा उसका भी रेट निकालोगे, और ये काम आप अनंत तक कर सकते हो, हमेशा कर सकते हो। तो आगे बढ़ते जाओगे तो फर्स्ट डेरिवेटिव को आप लिखते हो dy बाई डी एक्स, ठीक है। सेकेंड डेरिवेटिव को आप लिखते हो डी टू वाई अपॉन में डी एक्स स्क्वायर, ठीक है। थर्ड डेरिवेटिव को लिखते हो डी थ्री वाई अपॉन में डी एक्स क्यूब, ठीक है। अब ऐसा क्यों लिखते हैं ये भी मैं आपको समझा देता हूं कि भाई पहला डेरिवेटिव है रेट ऑफ चेंज ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x, सेकंड डेरिवेटिव क्या है, रेट ऑफ चेंज ऑफ दिस थिंग, यानी कि रेट ऑफ चेंज ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x जो है उसका फिर से रेट ऑफ चेंज निकाल रहे हो। तो यहां d दो बार आया इसलिए d स्क्वायर लिख दिया यहां पर, लेकिन इसका मतलब ये नहीं होता है कि आपने उसका स्क्वायर किया है, ये सिर्फ लिखने का तरीका है। ये है d2 अपॉन में dx2, ऐसे बोल लो आप, स्क्वायर मत बोलो, कंफ्यूज हो गए। अब जो आपने रिजल्ट निकाला, ठीक है, वो तो इस तरह लिख दिया, d दो बार है, dx भी दो बार है, तो यहां dx के पावर में हमने 2 लिखा है, बट ये पावर नहीं है, ये रिप्रेजेंट करने का तरीका है, ये सिंबॉलिक है और कुछ नहीं। इसका मतलब ये हुआ कि आपने y फंक्शन का पहले डेरिवेटिव निकाला, जो रिजल्ट आया उसका वापस से डेरिवेटिव निकाला, दैट्स इट। सिमिलरली अब मैं क्या करूंगा, डेरिवेटिव निकालूंगा किसका, डी टू वाई अपॉन में डी एक्स क्यूब का। और अब देखो डी 3 बार आ गया, डी एक्स तीन यहां पर स्क्वायर है, डी एक्स एक बार यहां 2 बार, तो ये क्या बन गया, डी थ्री वाई अपॉन में डी एक्स थ्री, एज सिंपल एज दैट। देखो है ना, तो इसका मतलब भी आपको समझ आ गया, ये सिंबॉलिक है और कुछ नहीं। अब यहां पर कहानी में लेते हैं वो ट्विस्ट जो नेचर से वो लोग बात कर रहे थे, उस बात को देखते हैं और जानते हैं इस चीज के बारे में। तो पॉलिनोमियल फंक्शंस के एग्जांपल हमने देखे, तो हमने कहा कि भाई हमें तो पता ही नहीं है ये कौन सा पॉलिनोमियल फंक्शन है, तो हमने कहा कि एक जनरल पॉलिनोमियल फंक्शन लेते हैं, जनरल पॉलिनोमियल फंक्शन लेते हैं। तो वो होता क्या है, ए एक्स की पावर 0, ठीक है, ए नहीं लेता हूं, स्टार्टिंग में लेता हूं आपके पास ए एक्स प्लस बी एक्स की पावर 1, सी एक्स की पावर 2 प्लस डी एक्स की पावर 3 प्लस ई एक्स की पावर 4 प्लस एफ एक्स की पावर 5 प्लस जी एक्स की पावर 6 प्लस डॉट 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 ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के, इस तरह चलेगा। जब जेड आ जाएगा तो ए बी ए सी, इस तरह से आप इसको कंटिन्यू कर सकते हो, कहां तक, इनफाइनाइट टाइम्स तक, ठीक है। यानी कि x की पावर इंफिनिटी तक आप इसको ले गए, तो ये आपका बन गया पॉलिनोमियल फंक्शन। अब सोचो ये क्या है, आगे कॉफिशिएंट्स हैं, थोड़ा मैथमेटिकली बात करते हैं नेचर से, हमें नेचर से ही बात करनी है और कुछ नहीं। अगर a b और c की वैल्यू 0 नहीं है, बाकी सारे कॉफिशिएंट्स e f g h, जो d e f g h i j के सबकी वैल्यू अगर 0 है तो ये क्या बन जाएगा, क्वाड्रेटिक फंक्शन। अगर c की भी वैल्यू 0 है तो लीनियर फंक्शन। अगर d तक की वैल्यू 0 नहीं है तो क्यूबिक फंक्शन। 4 तक की आपका मतलब यहां तक आपके 0 नहीं है, आगे के सारे 0 हैं, तो x की पावर 4 वाला फंक्शन, काम खत्म। तो ये बन गया आपका जनरल इक्वेशन, और कॉफिशिएंट्स की वैल्यू डिफाइन करेगी कि क्वाड्रेटिक है, लीनियर है, क्यूबिक है, पावर 4 वाली है, पावर 5 वाली है, एज सिंपल एज दैट, ठीक है। तो देखो ये है आपका जनरल पॉलिनोमियल इक्वेशन। अब यहां पर हमने क्या किया कि भाई हमें ये पता नहीं है कि sin x किसके बराबर है,
साइन एक्स किसके बराबर है। तो अब हम यहां पर, ठीक है, कुछ मैं आपको क्या कहते हैं, ये चीज आगे अभी हम फॉर्मूलाज देखेंगे, ठीक है, लेकिन ये वाला मतलब फॉर्मूला कैसे आया उस चीज को देखेंगे, उसके लिए हमें मैथ में थोड़ी और वृद्धि करनी होगी, तो मैं डायरेक्टली आपको वो चीज अभी नहीं बता सकता हूं, लेकिन कैलकुलस वाले पार्ट में आगे इन सारी चीजों के बारे में आप लोगों को बताया जाएगा, ठीक है। तो अगर डी की पावर डेरिवेटिव निकालना है एक्स की पावर एन का, तो इसका डेरिवेटिव जो ऑब्जर्व करके निकाला गया वो है एन एक्स टू द पावर एन माइनस वन, ठीक है। ये जो n है पावर में, ये आगे आ जाएगा x की पावर n माइनस वन, ये आपका डेरिवेटिव होता है। एग्जांपल लेते हैं, dx क्यूब, x क्यूब का अगर आप डेरिवेटिव निकाल रहे हो विद रिस्पेक्ट टू x, तो ये आएगा 3x स्क्वायर। अगर x की पावर 7 का निकाल रहे हो आप डेरिवेटिव, तो इसका आंसर आएगा 7x की पावर 6, ठीक है। तो ये हमने देखा डेरिवेटिव, क्योंकि हम यहां पर रियल लाइफ एप्लीकेशन को देख रहे हैं और ये एप्लीकेशन इंजीनियरिंग से जुड़ी हुई है, ठीक है। तो यहां पर इस फॉर्मूले को तो मैं यहां छोड़ देता हूं ताकि आप ऑब्जर्व करके अपने रिजल्ट तक पहुंचो। तो हमने कहा कि भाई लो साइन एक्स, हमें नहीं पता कि आप पॉलिनोमियल फंक्शन में कैसे दिखते हो भी कि नहीं हो, ये हमें नहीं पता है। तो हमने क्या किया, यहां पर a कांस्टेंट है, अब यहां पर ये भी लिख देता हूं, डेरिवेटिव ऑफ कांस्टेंट इज इक्वल टू जीरो, एज सिंपल एज दैट। क्यों है मैं बता देता हूं, लिमिट के जरिए निकालते हो, कांस्टेंट में x की कुछ भी वैल्यू होगी, y की एक ही वैल्यू आएगी, तो इसका ग्राफ कुछ इस तरह बनेगा। व्हाट इज द चेंज इन y, जीरो, किसी भी दो पॉइंट पे ले लो, चेंज इन y आपका जीरो है, तो न्यूमरेटर आपका जीरो है, डिनोमिनेटर में आप वैल्यू डालते रहोगे, छोटी वैल्यू डालोगे, लेकिन हर बार आंसर जीरो आएगा। तो लिमिट के जरिए क्या प्रेडिक्ट करोगे कि आपका रेट आएगा जीरो, ठीक है, आपका रेट क्या आएगा, जीरो आएगा। तो अब कांस्टेंट का डेरिवेटिव जीरो होता है और a यहां पर कांस्टेंट है, x आपका वेरिएबल है, ठीक है। फिर आते हैं हम bx स्क्वायर, cx क्यूब, dx 4, ex 5, gx 6 प्लस hx 7 एंड डॉट 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 सो ऑन, ठीक है। ये सो ऑन लिख दिया, ये इंफिनिटी तक जा रहा है, काम खत्म। अब बढ़ते हैं अगले पड़ाव पर। अगर ये दोनों फंक्शन सेम है, तो इनके डेरिवेटिव भी सेम होंगे, क्योंकि भाई जब दोनों चीज सेम है तो उनका रेट ऑफ चेंज ऑफ वन थिंग विद रिस्पेक्ट टू अनदर थिंग भी सेम होना चाहिए, यस और नो। तो इसका रेट और इसका रेट ऑफ चेंज जो होगा विद रिस्पेक्ट टू एक्स, वो क्या आना चाहिए, सेम आना चाहिए। तो यहां पर साइन एक्स का डेरिवेटिव करते हैं हम लोग, तो उन फॉर्मूलाज को भी लिख देता हूं, डेरिवेटिव ऑफ साइन एक्स, ठीक है, जो कि हम ऑलरेडी चेक कर चुके हैं, तो ये बन गया कॉस एक्स, एंड डेरिवेटिव ऑफ कॉस एक्स आपके पास होता है, कॉस एक्स आपके पास जब आप इसको सॉल्व करोगे तो वो आएगा माइनस साइन एक्स, ठीक है। सो जो फॉर्मूलाज की हमें जरूरत पड़नी है वो मैंने लिख दिया है यहां पर। तो भाई साइन एक्स का डेरिवेटिव करते हैं, यहां पर जवाब आया कॉस एक्स इज इक्वल टू, ए कांस्टेंट है, ठीक है, तो कांस्टेंट का डेरिवेटिव क्या होता है, जीरो होता है। लेकिन अगर कांस्टेंट और वेरिएबल हैं, ये आगे देख पाएंगे, क्योंकि अभी हम कॉन्सेप्ट के रास्ते चल रहे हैं, तो मैंने और ज्यादा इलेबोरेट नहीं किया है। डेरिवेटिव ऑफ ए एक्स की पावर एन, इसको हम ऐसे लिखेंगे, ये सारी चीजें बताऊंगा, डोंट वरी, ठीक है। ए बाहर आ जाएगा, एक्स की पावर एन का डेरिवेटिव करोगे जो कि आएगा एन एक्स एन माइनस वन, ठीक है। इस तरह से इसका डेरिवेटिव होगा। क्यों होगा, इसके लिए आपको कैलकुलेट, क्योंकि अभी हम फिजिक्स एंड मैथमेटिक्स वाले पार्ट में, तो हमने पार्ट में है, तो यहां हम कोर कॉन्सेप्ट को देख रहे हैं। फिर कैलकुलस वाले पार्ट में इन सारी चीजों पे, क्योंकि इन सबको मुझे डेडिकेटेड लेक्चर बनाने होंगे सबको समझाने के लिए, तो वो कैलकुलस वाले सेक्शन में आपको एप्लीकेशन के अंदर और यूट्यूब पर भी आपको मिलेगा ये चीज, ठीक है। सो ए हमारा बाहर आया, हमारा मेन मुद्दा क्या है, कैलकुलस की उसको देखना, एप्लीकेशन को देखना, ठीक है। तो यहां पर हम क्या करते हैं, ए बाहर लेंगे और एक्स का डेरिवेटिव करेंगे, तो एक्स की पावर क्या है, वन, तो यहां पर आएगा वन, एक्स की पावर वन माइनस वन, जो कि बन जाएगा जीरो। तो यहां पर एक्स की पावर जीरो और एनीथिंग पावर जीरो क्या हो जाता है, वन बन जाता है, प्लस बी, अब मैं यहां पर एक्स स्क्वायर है तो ये टू आगे आ जाएगा, टू बी एक्स, प्लस यहां पर अब थ्री सी एक्स स्क्वायर, फोर डी एक्स क्यूब, फाइव ई एक्स फोर प्लस सिक्स जी एक्स फाइव प्लस सेवन एच एक्स सिक्स प्लस डॉट डॉट डॉट, इसी तरीके से आगे के भी आप डेरिवेटिव करते जाओगे, ठीक है। तो आपने फर्स्ट डेरिवेटिव कर लिया, अब फिर से सेकंड डेरिवेटिव करते हैं। तो cos x का डेरिवेटिव क्या है, माइनस साइन एक्स है, माइनस साइन एक्स किया मैंने। अब a मल्टीप्लाई वन, कॉन्स्टेंट है, कॉन्स्टेंट का डेरिवेटिव जीरो, टू बी एक्स, तो इसका डेरिवेटिव हो जाएगा टू बी, प्लस थ्री सी एक्स है तो टू आगे आएगा, थ्री मल्टीप्लाई टू मल्टीप्लाई सी मल्टीप्लाई एक्स, प्लस फोर मल्टीप्लाई थ्री मल्टीप्लाई डी मल्टीप्लाई एक्स स्क्वायर, प्लस फाइव मल्टीप्लाई फोर मल्टीप्लाई सी मल्टीप्लाई एक्स क्यूब, प्लस सिक्स मल्टीप्लाई फाइव मल्टीप्लाई जी मल्टीप्लाई एक्स फोर, प्लस सेवन मल्टीप्लाई सिक्स मल्टीप्लाई एच मल्टीप्लाई एक्स फाइव, डॉट 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 सो ऑन। पैटर्न आपको दिख ही रहा है, ठीक है। अब क्योंकि ये सेम है, ये दोनों फंक्शन सेम है, अगला डेरिवेटिव भी करूंगा तो वो भी सेम आएगा। अब आप कहोगे सर बार बार डेरिवेटिव पे डेरिवेटिव कर रहे, क्या मिल रहा है हमें इससे? तो देखो अभी तो हमने बात करनी शुरू करी है और देखना जवाब कुछ ना कुछ तो आएगा। अब साइन एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है, कॉस एक्स, और आगे माइनस है तो ये बन जाएगा माइनस कॉस एक्स इज इक्वल टू
जीरो का डेरिवेटिव जीरो, टू बी कांस्टेंट है, इसका डेरिवेटिव भी जीरो, तो इन दोनों का डेरिवेटिव साथ में लिख दिया जीरो। 3 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई सी मल्टीप्लाई एक्स, तो ये हो जाएगा 3 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई, अब यहां पर सी है तो पैटर्न बनाने के लिए मैं यहां 1 लिख देता हूं, मल्टीप्लाई सी प्लस 4 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 2 आगे आ जाएगा, 2 मल्टीप्लाई डी मल्टीप्लाई एक्स प्लस 5 मल्टीप्लाई 4 मल्टीप्लाई 3 आगे आएगा, 3 मल्टीप्लाई सी मल्टीप्लाई एक्स स्क्वायर प्लस 6 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 4 मल्टीप्लाई जी मल्टीप्लाई एक्स क्यूब प्लस 7 6 5 एच एक्स 4 डॉट 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 सो ऑन। क्या आपको कोई पैटर्न नजर आ रहा है? हमारा मेन मोटो क्या है? पैटर्न को ऑब्जर्व करना। तो उस पैटर्न को अगर मैं देखूं, ठीक है, तो आप यहां पर देख रहे हो 2 मल्टीप्लाई 1, सिर्फ 1 था, 2 मल्टीप्लाई 1, 3 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 1, 4 इंटू 3 इंटू 2 पे पहुंच रहे हैं, 5 इंटू 4 इंटू 3 पे पहुंचे, देखो 5 था, 5 इंटू 4, 5 4 3 हुआ, 6 था, 6 5 हुआ, 6 5 4 हुआ, 7 था, 7 6 हुआ, 7 6 5 हुआ, यानी कि एक एक नंबर कम होता जा रहा है आपके पैटर्न में, इसीलिए मैंने इनको स्टार्टिंग में मल्टीप्लाई नहीं किया, ठीक है, ताकि आपको वो पैटर्न दिखना स्टार्ट हो जाए। और अब यहां पर एक और डेरिवेटिव कर लेते हैं, cos x का डेरिवेटिव माइनस साइन एक्स, माइनस आगे है तो ये बन जाएगा साइन एक्स वापस से, और यहां पर आएगा जीरो, कांस्टेंट है जीरो, और यहां पर पहुंच जाएंगे तो यहां पर आएगा मेरे पास 4 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई, अब x की पावर 1 है तो 1 लिख लिया, मल्टीप्लाई d प्लस 5 मल्टीप्लाई 4 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई c मल्टीप्लाई x प्लस 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू जी इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू एच इंटू एक्स क्यूब डॉट 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 सो ऑन। ठीक है, ये हमें मिला। अब यहां पर ना हर चीज के अंदर एक चीज देखने को मिल रही है, पहली बार जब आपने डेरिवेटिव किया था तो ए अकेला कांस्टेंट हो गया था, जब सेकंड टाइम डेरिवेटिव किया तो बी अकेला हो गया, कोई वेरिएबल नहीं है, थर्ड टाइम जब आपने डेरिवेटिव किया तो सी के साथ कोई वेरिएबल नहीं है, फोर्थ टाइम जब डेरिवेटिव किया तो डी के साथ कोई वेरिएबल नहीं है, हमें तो पता ही नहीं है कि ये फंक्शन क्या होने वाला है। लेकिन अब क्योंकि ये कांस्टेंट्स जो थे आपके यहां पर आगे जो कांस्टेंट थे ये सारे के सारे आपको हर डेरिवेटिव में अकेले मिलते जा रहे हैं, क्योंकि ये दोनों सेम है। आपको सिर्फ यही नहीं पता है कि ए बी सी डी ई एफ जी एच की वैल्यू क्या है, ये पता चल जाए तो आप उसके अकॉर्डिंगली इसको लिख सकते हो साइन एक्स के बराबर। और यहां पर मिल गया कि अगर मैं पहले वाले पार्ट में एक्स की वैल्यू जीरो ले लूं तो साइन जीरो की वैल्यू क्या होगी, जीरो, और यहां पर सब के सब क्या होंगे, जीरो के बराबर होंगे, हाँ या ना। ठीक है, अब दूसरा वाला केस लेता हूं, अगर मैं साइन एक्स की वैल्यू, सॉरी दूसरे वाला केस, एक्स को मैं वापस से जीरो लेता हूं तो कॉस एक्स की वैल्यू क्या होगी, 1 होगी, हाँ या ना। कॉस जीरो की वैल्यू 1 होती है, तो यहां पर लेकिन एक्स की वैल्यू तो हर जगह जीरो ही है ना। जीरो लेने के पीछे रीजन कि जिन जिन में एक्स है वो सब क्या बन गए, जीरो, बचा सिर्फ और सिर्फ ए, तो आपने ढूंढ लिया ए इज इक्वल टू 1, पहली चीज जो आपने डिस्कवर करी। तीसरे वाले में चलते हैं, एक्स को जीरो लेता हूं तो ये वापस से क्या बन जाएगा, जीरो बन जाएगा, क्योंकि साइन जीरो की वैल्यू जीरो होती है, तो बी की वैल्यू क्या आ गई, जीरो आ गई। चौथे वाले पार्ट में चलते हैं, फर्स्ट सेकंड थर्ड, ये थर्ड डेरिवेटिव है, यहां पर एक्स की वैल्यू जीरो लेता हूं, क्यों ले रहा हूं, क्योंकि अकेला सी बिना वेरिएबल के, बाकी सब में एक्स यहां पर मौजूद है, और अगर सब में एक्स मौजूद है तो बाकी सब जीरो बन जाएंगे। देख रहे हो मैथमेटिक्स के जरिए कितने स्मार्टली कम्युनिकेट कर रहे हैं मैक्लूरियन सर। तो इसकी वैल्यू क्या बन जाएगी, 1, लेकिन आगे माइनस है तो ये बना -1, तो सी की वैल्यू क्या है आपके पास, सी की वैल्यू निकल कर आई, सी इज इक्वल टू 3 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 1। अच्छा, अब ये भी बता देता हूं कि अगर कोई नंबर सीक्वेंस में जैसे 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, तो आप इसको सिंबॉलिकली लिखते हो 5 फैक्टोरियल। ठीक है, ये वीडियो को ड्रॉपर्स तो आराम से समझ जाएंगे, 12th वाले भी आराम से समझ रहे होंगे कि ये जो सिंबल्स में यूज कर रहा हूं इनका क्या मतलब है। लेकिन 11th में अगर आप नए नए हो कोई बात नहीं, थोड़े आगे चलो, अभी परमुटेशन कॉम्बिनेशन में फैक्टोरियल सिंबल, ये सारी चीजें जब आप देख लोगे एक बार रिविजिट और कर लेना इसको, क्योंकि ये एप्लीकेशन बता रहा हूं मैं आपको कैलकुलस की, ठीक है, डेरिवेटिव की, माफ करना, स्पेसिफिकली डेरिवेटिव की। ठीक है, सो ये पार्ट क्या बन जाएगा, 3 फैक्टोरियल, तो सी की वैल्यू क्या आई, -1 डिवाइडेड बाई, सिर्फ ये देखो बाकी सब तो जीरो हो चुका है, सब में एक्स है, तो सी की वैल्यू आई -1 अपॉन में 3 फैक्टोरियल, हाँ या ना, -1 अपॉन में 3 फैक्टोरियल। सिमिलरली अब मैं इसका डेरिवेटिव देखता हूं, x की वैल्यू जीरो डालूंगा तो भाई ये तो जीरो हो गया, d की वैल्यू जीरो हो गई, तो अगली वैल्यू क्या आएगी, cos x आएगी अगले डेरिवेटिव में। ठीक है, ये जीरो हो जाएगा, और यहां बनेगा 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 मल्टीप्लाई सी प्लस 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 जी एक्स प्लस 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 एच एक्स स्क्वायर प्लस डॉट 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 सो ऑन। ठीक है, x की वैल्यू जीरो डालो तो इसकी वैल्यू बन जाएगी 1, और यहां पर c की वैल्यू क्या आई, ठीक है, ये d के बाद e है, माफ करना ये e है। ठीक है, e की वैल्यू क्या निकल कर आई, e की वैल्यू निकल कर आई +1 अपॉन में 5 4 3 2 1, यानी कि 5 फैक्टोरियल, 1 अपॉन में 5 फैक्टोरियल। तो अब पैटर्न ऑब्जर्व करते हैं। ठीक है, पहले क्या आया, जीरो, ठीक है, पहले क्या आया आपके पास, जीरो आया, फिर आपके पास क्या आया
फिर आपके पास आया, देखो फिर आपके पास a की वैल्यू आई, फिर आपके पास यहां पर वैल्यू आई, किस चीज की वैल्यू आई, फिर 0 आया, क्योंकि देखो साइन कॉस साइन कॉस साइन कॉस रिपीट हो रहा है, बस साइन आपके चेंज हो रहे हैं। और साइन में भी अगर आप देखो तो प्लस माइनस प्लस, तो इसका मतलब अगली वैल्यू 0 आनी चाहिए। ऑब्वियसली cos x का डेरिवेटिव करूंगा तो माइनस साइन x आएगा, तो यहां तो 0 हो जाएगा। लेकिन फिर उसका डेरिवेटिव करूंगा तो माइनस cos x आएगा, और माइनस cos x आएगा तो 6 फैक्टोरियल वाला g ये तो 0 हो जाएगा, 7 फैक्टोरियल वाला पार्ट 0 नहीं होगा। तो ई एफ जी की वैल्यू क्या आएगी, -1/7 फैक्टोरियल। तो पैटर्न देखो +1, तो इसको लिख लो 1/1 फैक्टोरियल, -1/3 फैक्टोरियल, 1/5 फैक्टोरियल, -1/7 फैक्टोरियल। एंड हमारा काम हो गया। अब मुझे सिर्फ बोर्ड को रब करना है, और देखो मैजिक दिखाता हूं मैं आपको। ठीक है, देखो आपको एक मैजिक, आपने एक डिस्कवरी कर ली है अभी, जो मैक्लूरियन सर ने करी थी, और उस डिस्कवरी को लिखने का वक्त आ गया है। क्योंकि साइन एक्स इस पॉलिनोमियल फंक्शन के बराबर है, बट हमें ए बी सी डी ई एफ जी एच नहीं पता थे। अगर ये पता चल जाए तो हम साइन एक्स को इस फॉर्म में लिख सकते हैं। और हमें क्या पता चल गया कि भाई जो ए है आपका, ए की वैल्यू क्या होगी, 1/1 फैक्टोरियल, पैटर्न के लिए मैंने लिख दिया। बी की वैल्यू क्या होगी, 0। सी की वैल्यू क्या होगी, -1/3 फैक्टोरियल। डी की वैल्यू क्या होगी, 0। ई की वैल्यू क्या होगी, 1/5 फैक्टोरियल। जी की ई एफ आएगा, यहां पर मैंने जी लिख दिया है, कोई बात नहीं, अगला जी जो है वो 0। एच की वैल्यू क्या होगी, -1/7 फैक्टोरियल। तो इस पैटर्न को अगर मैं देखूं तो अगली वैल्यू होगी 0, उसकी अगली वैल्यू होगी 1/9 फैक्टोरियल, अगली वैल्यू होगी 0, अगली वैल्यू होगी -9/11 फैक्टोरियल, एंड सो ऑन। ठीक है, कर दिया। अब अगला पढ़ाओ। ठीक है, ए के साथ क्या है, x है, बी के साथ क्या है, x² है, सी के साथ तो डी के साथ क्या है, x4 है, डी के साथ क्या है आपके पास, x4 है। माफ करना, यहां पर x³ है, यहां पर x² वाला तो 0 है। दिस इज x4 एंड दिस इज योर x5। ठीक है, और यहां पर क्या है, h के साथ क्या था, x⁻7, यहां पर है x⁻9, यहां पर होगा x⁻11, एंड सो ऑन। और इन सब के बीच में क्या लगा है, प्लस लगा है, तो प्लस माइनस माइनस हो गया, प्लस इस तरीके से। तो अब फाइनल रिजल्ट लिखते हैं, साइन एक्स इज इक्वल टू, तो यहां पर आया साइन एक्स इज इक्वल टू x अपॉन मल्टीप्लाई 1 फैक्टोरियल भी 1 होता है, तो x माइनस x³ 3 फैक्टोरियल प्लस x5/5 फैक्टोरियल माइनस x7/7 फैक्टोरियल प्लस x9/9 फैक्टोरियल माइनस x11/11 फैक्टोरियल डॉट 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 सो ऑन। एंड फाइनली हम लोगों ने डिफरेंशिएशन की मदद से, ध्यान से समझना, डिफरेंशिएशन की मदद से हम लोगों ने एक नॉन पॉलिनोमियल फंक्शन को पॉलिनोमियल फंक्शन में कन्वर्ट कर लिया। और यहां पर आप क्या देख पा रहे हो कि यहां पर सिर्फ और सिर्फ क्यूब है, यानी कि x को 3 बार मल्टीप्लाई करना है, 3 फैक्टोरियल है, 3 × 2 × 1 करना है, इन दोनों को डिवाइड करना है। और कैलकुलेटर में अब आपको इस इक्वेशन के जरिए प्रोग्रामिंग करनी है, ताकि वो अर्थमेटिक ऑपरेशंस प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड करके किसी भी x के लिए साइन की वैल्यू बता सकता है, और आपको एक इनफाइनाइट लॉन्ग डाटाबेस स्टोर करने की जरूरत नहीं है। देख रहे हो, बात को समझ रहे हो, इंजीनियरिंग के साथ, क्रिएशन के साथ, इनोवेशन के साथ ये कैलकुलस जुड़ा हुआ है। मात्र फॉर्मूला याद करके हम लोग आगे नहीं बढ़ सकते हैं। और सच बताना, क्या ये प्रोसीजर सच में इतना मुश्किल है? नहीं है। हमें सिर्फ राइट वे में कम्युनिकेट करना है। राइट वे में कम्युनिकेट करके हम लोगों ने वेक्टर्स को समझा, राइट वे में कम्युनिकेट करके हमने कॉम्प्लेक्स नंबर्स, इमेजिनरी नंबर्स के ओरिजिन को समझा, राइट वे में कम्युनिकेट करके हमने पॉइंट्स की दुनिया को समझा, नेचर से राइट वे में कम्युनिकेट करके हमने लिमिट्स के प्रोसेस को समझा, नेचर से ही कम्युनिकेट करके हमने डिफरेंशिएशन को समझा, नेचर से ही कम्युनिकेट करके आगे हम इंटीग्रेशन को समझेंगे, नेचर से ही कम्युनिकेट करके हम हर चीज मेजरमेंट्स को समझे, हम आगे के जितने भी लॉज आने वाले हैं, चाहे वो ग्रेविटेशन हो, चाहे वो हार्मोनिक मोशन हो, चाहे वो आपका लाइट ही क्यों ना हो, चाहे वो आपकी क्वांटम फिजिक्स ही क्यों ना हो, चाहे वो थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी ही क्यों ना हो, नेचर को ऑब्जर्व करके राइट वे में कम्युनिकेट करके हर चीज का जवाब पाया जा सकता है। एंड इसी तरह से हमें साइंस को पढ़ना है। ये है आपका एप्लीकेशन। अब कैलकुलेटर इनफाइनाइट टाइम कैलकुलेट नहीं करेगा, ये भी एक सत्य है, लेकिन ये भी तो एक सत्य है, अगर आप एक कैलकुलेटर में, ठीक है, मान लो बहुत अच्छी खासी दूरी तक, मतलब मान लो x की पावर 11 है, तो कैलकुलेटर की जितनी क्षमता है, मान लो x की पावर 21 तक गई या 23 तक गई, वहां तक जाके भी आपने वैल्यू निकाल ली, तो डाटाबेस बनाने से तो आप बच गए। और एक एग्जैक्ट वैल्यू ना सही, लेकिन 0 पॉइंट के बाद 6 डिजिट तक एटलीस्ट आप एक अप्रोक्सीमेटली एक्यूरेट वैल्यू बता सकते हो।
ठीक है, अप्रोक्सीमेटली ही सही, लेकिन एक अच्छी खासी वैल्यू आ जाएगी, क्योंकि सिग्निफिकेंट नंबर्स की दुनिया में हम लोग तो पॉइंट के बाद 2 डिजिट तक ही काम करने वाले हैं वास्तविक जीवन के लिए। लेकिन हाँ, और अच्छी कैलकुलेशन के लिए आगे काम किया गया, कॉम्प्लेक्स नंबर एनालिसिस करके और अच्छे एल्गोरिदम्स को डेवलप किया गया, जिससे आप और ज्यादा एक्यूरेसी तक इन वैल्यूज को ढूंढ सकते हो, और ज्यादा एक्यूरेसी तक इन चीजों को ढूंढ सकते हो। हम बस यहां पर एक गलती करने से हमें बचना है, हमने इसके ओरिजिन को देख लिया, जो कि कितना आसान है। एक बार रिव्यू करके देखो, एक नॉन पॉलिनोमियल फंक्शन को एक पॉलिनोमियल फंक्शन के बराबर रखा, जिसमें कॉफिशिएंट्स जो हैं इनकी वैल्यूज हमने अननोन रखी। अब हमने कहा कि अगर ये दोनों सेम है, तो भाई अगर सेम हो तो डेरिवेटिव भी सेम होगा, और डेरिवेटिव का डेरिवेटिव भी सेम होगा, डेरिवेटिव का डेरिवेटिव भी सेम होगा, हर चीज सेम होगी अगर आप दोनों सेम हो तो। और वो करने के दौरान हमको इनके कॉफिशिएंट्स की वैल्यू मिलनी स्टार्ट हो गई, और जैसे ही वो मिलनी स्टार्ट हो गई तो हमने यहां पर इन कॉफिशिएंट्स की वैल्यू यहां पर पुट करी, और अब ये दोनों जो हो हैं ये सेम रिजल्ट देते हैं। जीरो पुट करो, साइन जीरो की वैल्यू क्या है, जीरो, यहां सब में जीरो है, आपको यहां पर रिजल्ट मिलेगा जीरो। और आप यहां पर खुद कैलकुलेट कर सकते हो भाई, एक्स की पावर 11 तक ही आप क्या एक एक्सेल शीट बना लो। अब तो फोन में भी एक्सेल शीट आने लगे हैं, इसको यहां तक का फॉर्मूला ले लो, साइन 45 डिग्री पे, पहले उसको रेडियन में, यहां पर एक्स सारे रेडियन में डलते हैं, ठीक है। रेडियन में 45 की जो वैल्यू होती है π/4, वो वैल्यू यहां पे इंसर्ट करो, वैल्यू देखो, और साइन 45 की वैल्यू आपकी 1/√2 होती है। एग्जैक्ट के लिए तो आपको इन्फिनिटी तक जाना पड़ेगा, जो कि हम नहीं जा पाएंगे, ठीक है, लेकिन अप्रोक्सीमेटली आप उसके बहुत करीब की वैल्यू ढूंढोगे, इतनी करीब की कि आपके कैलकुलेटर शायद डिफरेंशिएट ना कर पाए, वो एग्जैक्ट सेम वैल्यू निकाल कर दे दे 1/√2 के बराबर, ठीक है। सो देखो कितना आसान सा है ना, सिर्फ वैल्यूज को ढूंढा और निकाल लिया। cos x का, tan x का, log x का, ex का, सब नॉन पॉलिनोमियल को आप इसी प्रोसीजर से क्या कर सकते हो, एक पॉलिनोमियल फंक्शन बना सकते हो। इसके ऊपर मैं ऑलरेडी पहले एक वीडियो डाल चुका हूं, तो उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में आप लोगों के लिए डाल दूंगा, वहां पर मैंने और भी फंक्शंस को ये ट्रांसफॉर्म करके दिखाया है। लेकिन अगर आप 11th में हो तो पहले थोड़ा और इसमें आगे बढ़ो, उसके बाद वो वीडियो तो आपको एप्लीकेशन में और यूट्यूब पर मिल ही जाएगी, तो उसको फिर दोबारा से देखना। लेकिन द थिंग इज कि मैं यहां आपको एप्लीकेशन बताने आया था डिफरेंशिएशन की। बुक्स में जो है वो तो आप रीड करोगे ही, बुक्स के बाहर जो है वास्तविक जीवन के साथ जुड़ा है, उसमें से ये वन ऑफ द एग्जाम्पल है। इसके जैसे हजारों हजारों चीजें हैं जिसका हम इंजीनियरिंग में इस्तेमाल करते हैं, रियल लाइफ में यूज करते हैं। ये तो सिर्फ एक एग्जाम्पल है, क्योंकि कैलकुलेटर आप लोग यूज करोगे आगे चल के, तो मैंने कहा इससे बेस्ट एग्जांपल और क्या हो सकता है। बाकी चीजों के नाम इतने ज्यादा खतरनाक से हैं कि समझ नहीं आता है, कि अभी आपको बताने में उसमें समझदारी नहीं होगी। लेकिन हाँ, कैलकुलस में जैसे जैसे आप आगे बढ़ोगे, वैसे भी मैं 11th-12th की कोर्स को कंप्लीट करने के बाद इंजीनियरिंग के मैथमेटिक्स के ऊपर वीडियोस बनाना स्टार्ट करूंगा, तो ये जर्नी हमारी बहुत दूर तक जाने वाली है, ठीक है। पूरी मैथमेटिक्स को हम लोग यहां पर कवर करेंगे, ठीक है, और फिजिक्स को भी। सो ये देखो, ये है आपका एक बेहतरीन सा एग्जांपल डिफरेंशिएशन का, ठीक है, जहां डिफरेंशिएशन ने आपको एक नई चीज खोज कर दे दी, और अब इसके जरिए आप किसी भी नॉन पॉलिनोमियल फंक्शन को पॉलिनोमियल फंक्शन में ट्रांसफॉर्म कर सकते हो। तो अब आपके सामने ये चीज आएगी, तो आपको बेशक वो याद तो करना ही होगा, लेकिन आपको उसके पीछे का रीजन पता है कि ऐसा आया कैसे, ठीक है, ऐसा आया कैसे। तो ये चीज जाननी हमारे लिए जरूरी थी। डिफरेंशिएशन वगैरह के जो भी पार्ट हैं, यही वीडियोस आपके कैलकुलस वाले फोल्डर में भी होंगी, क्योंकि ये कोर कॉन्सेप्ट पे जा रही हैं, फॉर्मूलाज पे हम लोग नहीं जा रहे हैं। ये आपके फिजिक्स एंड मैथमेटिक्स के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और यही वीडियोस जब आप कैलकुलस वाले फोल्डर के अंदर देखोगे, एप्लीकेशन के अंदर, या यूट्यूब पर जब आगे चल के मैं लेकर आऊंगा कैलकुलस वाले पार्ट, तो ये आपके कॉन्सेप्ट है। उसके बाद हम लोग बुक्स वाले पार्ट को आगे कैलकुलस वाले सेक्शन के अंदर कंप्लीट करेंगे, ठीक है। सो इसी तरह से अब नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम लोग देखेंगे इंटीग्रेशन के कॉन्सेप्ट के बारे में। हालांकि प्रीवियस लेक्चर में मैंने कहा था कि नेक्स्ट लेक्चर में इंटीग्रेशन आएगा, इंटीग्रेशन तक पहुंचने के लिए इस चीज का जानना बहुत ज्यादा जरूरी था। तो मैं चाहूंगा कि ये फिजिक्स एंड मैथमेटिक्स के पार्ट के अंदर चल रहा है, अभी फिजिक्स का बेस बनाने के लिए है। तो डेरिवेटिव्स क्या है, इस मतलब से आप जुड़ जाओ, रेट ऑफ चेंज ऑफ वन थिंग विद रिस्पेक्ट टू अनदर थिंग, और कुछ नहीं है। इससे ज्यादा इसमें कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। जो भी आपको फॉर्मूलाज दिए हैं वो लिमिट के जरिए कंप्यूट करके आपको एज अ रिजल्ट प्रोवाइड किए गए हैं थ्रू ऑब्जर्वेशन, और ठीक इसी का उल्टा आपका इंटीग्रेशन होता है। तो अब आप डेरिवेटिव्स के साथ कनेक्टेड हो, इसके मीनिंग को आप जानते हो कि आप यहां पर रेट ऑफ चेंज ऑफ वन थिंग विद रिस्पेक्ट टू अनदर थिंग निकाल रहे हो, ठीक है, किसका, एक फंक्शन का, एक फंक्शन की मदद से रेट निकाल रहे हो। और जब आपको रियल लाइफ में रेट मिलेगा, तो उस रेट से उस फंक्शन तक कैसे पहुंचोगे, ये ठीक उसका उल्टा करना होगा, ठीक उसका उल्टा। तो डिफरेंशिएशन में आप रेट निकाल रहे हो, इंटीग्रेशन बस कुछ नहीं है, कॉन्सेप्ट तो आपको 2 लाइन में बता देता हूं मैं। इंटीग्रेशन का कॉन्सेप्ट सिर्फ इतना ही है कि यहां पर आप फंक्शन से रेट निकालते हो, और आपके पास अगर रेट है तो रेट से आपको फंक्शन बताना है। और इंटीग्रेशन का भी अपना कोई फॉर्मूला नहीं है, इंटीग्रेशन में सिर्फ और सिर्फ एंटी डेरिवेटिव करना है, यानी कि उसका उल्टा करना है। तो इसको हम फिजिक्स के नजरिए से नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। लेकिन साथ ही साथ एक बेहतरीन सी चीज रीमन सम आप लोगों के लिए आएगा, क्योंकि वहां पर एरिया अंडर द कर्व इंटीग्रेशन के बराबर क्यों होता है, ये मैं आपको याद नहीं करवाऊंगा, बल्कि आपको प्रॉपरली समझाऊंगा पॉइंट की दुनिया से,
ऐसा नहीं बोलूंगा बहुत छोटा 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 कर दो ना भाई, पॉइंट छोटा नहीं होता है, पॉइंट होता ही नहीं है, उसकी साइज ही नहीं होती है, इट्स जीरो। प्योर कॉन्सेप्ट के साथ हम लोग इंटीग्रेशन में रीमन सम को एक्सप्लोर करेंगे और समेशन को समझेंगे। क्यों ये करना क्यों जरूरी है, इस बात को समझो। सेंटर ऑफ मास वाले चैप्टर में, ठीक है, सेंटर ऑफ मास वाले चैप्टर के अंदर, आपके रोटेशन के अंदर, आपके ग्रेविटेशन के अंदर, हार्मोनिक मोशन के अंदर, वेव के अंदर, इलेक्ट्रोस्टैटिक के अंदर, थर्मोडायनेमिक्स के अंदर, कैपेसिटेंस के अंदर, और फिर आगे बढ़ते हैं आपका क्या बोलते हैं कैपेसिटेंस करंट के अंदर, एसी के अंदर, ठीक है। ये तो वो कुछ चैप्टर्स मैंने लिखे हैं, और भी चैप्टर्स हैं। इन सब चैप्टर्स के अंदर आपको कैलकुलस यूज करनी है। तो अगर हमारा कैलकुलस का बेस स्ट्रांग नहीं होगा, बेस तो देखो स्ट्रांग हो गया है, असली मीनिंग जानना है। देखो जब कैलकुलस, सिर्फ इतनी ही चीज हमें करनी है जो इंपॉर्टेंट है कि उसका एक्चुअल ट्रू मीनिंग हमें पता हो, ताकि हम उन फॉर्मूलाज को देखें तो हमें समझ आए, अच्छा ये 0/0 की वैल्यू इस पर्टिकुलर पॉइंट के लिए परिस्थिति को ऑब्जर्व करके निकाली गई है। नाउ वी आर रेडी टू अंडरस्टैंड दोज लॉज इन फिजिक्स। ठीक है, हमारी बस एक ही तो गलती होती है, 11वीं की पूरी फिजिक्स बिना कैलकुलस के बेस के पढ़ जाते हैं, समझ ही नहीं आते क्या लिखा है, डी साइन इनवर्स एक्स बाई डी एक्स लिखा है, इसके आगे बस उठा के लिख दिया 1/√1 - x²। क्या मतलब है इसका, क्यों लिखा है, नहीं समझ आता है। अब समझ आएगा, और अब समझ आएगा तो फिजिक्स समझ आएगी, फिजिक्स समझ आएगी तो प्रॉब्लम ही नहीं होगी, नंबर खुद ब खुद चल कर आएंगे हमारे पास। यही है भाई सही रास्ते से सही डायरेक्शन में पढ़ाई करने का फायदा। चीजें डुएबल हो जाती हैं, चीजें मजेदार हो जाती हैं, चीजें इंजॉयबल हो जाती हैं, तो इंजॉय करते हैं, अपनी इस जर्नी को इंजॉय करते हैं भाई। यहां पर मार्क्स लाना कोई बड़ी बात नहीं है, सही ज्ञान लेना बड़ी बात है। सही ज्ञान से जो मार्क्स आएंगे वो एक्चुअल मार्क्स हैं। टिप्स एंड ट्रिक्स के जरिए जो मार्क्स आए हैं वो आपको एक खोखला ज्ञान दे रहे हैं, और खोखला ज्ञान ज्यादा लंबे समय तक नहीं टिकता है। इन दी एंड हम बस जॉब करते करते अपनी जिंदगी काट देंगे, लेकिन हमें अपनी जिंदगी में एक सक्सेसफुल इंसान, एक नामचीन इंसान बनना है, जिसका जिंदगी में एक मकसद हो। ठीक है, बातें बहुत हो जाती हैं, लेकिन कोई बात नहीं। इस लेक्चर के लिए इतना ही, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट लेक्चर में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद।